नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अभी एक नया रायता आना शुरू हो गया है। इजराइल से हम निपटे, सोचा था दुनिया चैन से रहेगी, और आप यूक्रेन का हाल देख ही रहे हैं। अब एक नया रायता चीन का खड़ा हो गया है। रूस की घेराबंदी, उसके बाद में ईरान की घेराबंदी और अब चीन की घेराबंदी। जाहिर बात है कि जब युद्ध होता है तो हथियार बिकते हैं। अब क्या हो रहा है कि चीन को लेके दुनिया के जितने कक्का हैं, 32 हो गए, मेरे 27 होते थे, नाटो देश, इन लोगों ने, इनका 2 दिन का ना भी एक सम्मेलन हुआ है, और 2 दिन के सम्मेलन में इन्होंने बड़ी सारी बातें चर्चा की हैं। ट्रंप बाबू भी गए थे वहाँ पे, सारे जो हैकर दादा हैं दुनिया के वो इकट्ठे हुए थे, और विशेष मेहमान के तौर पे वहाँ पे जेलेंस्की को भी बुलाया गया था। जैसे हमारे मोदी जी विशेष मेहमान बन के भी G7 में गए थे, मेंबर नहीं है, पहुँच गए वहाँ। ट्रंप को, उसको भी बुलाया गया, जेलेंस्की को, सॉलिडरिटी दिखाने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जाके आगे मरो, हम तुम्हारे साथ हैं। इतने हथियार बेच चुके हैं जेलेंस्की को कि 7 पीढ़ियाँ उसकी नहीं चुका पाएंगी। अब हालत ये है कि उसकी मांस नोच के और वसूली करने की कोशिश हो रही है। ट्रंप ने कहा था कि हम तुम्हारे यहाँ के, हमको रेयर अर्थ सारे हमारे नाम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, चल रहा है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें चलते चलते अब ईरान के टाइम पे नंबर आया, इजराइल बच गया, लेकिन आसपास बहुत सारे लोग हथियार खरीदेंगे। भारत हथियार खरीदने का प्लान बना चुका है, और हम शुरू कर रहे हैं अडानी जी के ड्रोन से। तो कहाँ पर चीन को फंसाया जा रहा है? दरअसल चीन को फंसाया जा रहा है ताइवान के मामले में। ताइवान के मामले में कैसे फंसाया जा रहा है? ताइवान के मामले में ऐसे फंसाया जा रहा है कि ताइवान के अंदर घुस गए हैं ये, और वहां पर उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है चीन को, ताइवान को लेकर। कैसे? दरअसल यहां पर एक नेटो कह रहा है कि भाई साहब, चीन जो है सिस्टमेटिक चैलेंज बनता जा रहा है, और एक रणनीतिक चुनौती हो गया नेटो की। नेटो का अब सबसे बड़ा खतरा रूस के साथ साथ चीन भी हो गया है, और ये दोनों गए हैं अब ये मिल गए हैं, और चीन ही रूस का इतना साथ दे रहा है जिसके कारण वो यूक्रेन से एकदम डट के लड़ पा रहा। हमने सारी कोशिश कर ली, वो हमको हराए दे रहा है, ये चल रहा है। और दूसरा, चीन को हम कहाँ घेरें, क्योंकि चीन को घेरना तो है, तो ताइवान के मुद्दे पे घेर लेते हैं। ताइवान के मुद्दे पे कहा जा रहा है कि ये जो चीन है ना, इसको हम ताइवान के मामले पे लपेटते हैं, और ये चीन वहाँ पर ये कर रहा है, वो कर रहा है, फला कर रहा है, ढिमका कर रहा है। अब चीन सही कर रहा है, गलत कर रहा है, इसको समझने के लिए आपको बड़ी सारी हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सरल भाषा में समझते हैं। दरअसल चीन जो है आजकल क्या कर रहा है कि वो ताइवान का चीन के साथ पुनर्मिलन टाला नहीं जा सकता। जैसे हम लोग साफ साफ बोलते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसी प्रकार चीन बोलता है कि ताइवान चीन का अभिन्न अंग है। और चीनी सेना ने अभी मई में, जून में ताइवान के चारों ओर बड़ी सारी सैन्य गतिविधियां की हैं, और जिससे सिमुलेशन ड्रिल माना जा रहा है। अमेरिका, जापान के रणनीतिक, जापान बगल में ही तो है ना, अगले ही देश है, रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि 2030 से पहले चीन कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। ताइवान स्ट्रेट में युद्ध का खतरा हो सकता है। दुनिया के सबसे संभावित युद्ध स्थलों में नेटो उसको मान रहा है, यानी अब युद्ध होगा तो यहीं पे ही होगा झगड़ा सारा का सारा। और नियमित रूप से चीनी युद्धप्रोत लड़ाकू विमान वहाँ गश्त कर रहे हैं, और वहाँ पर आसपास बड़ा क्रिटिकल सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। चीन ने वहाँ पर पूरी तरह से अपने कई आर्टिफिशियल द्वीप बना दिए उसके आसपास, उसके पास वहाँ पर अपने जो है मिसाइलें लगा दी हैं, वहाँ पे हवाई पट्टियाँ बना दी हैं, वगैरह वगैरह। और रोज़ जब चाहे तब वो ताइवान के ऊपर से अपने लड़ाकू विमान उड़ाता है और निकल जाता है। ताइवान टेंशन में है, कभी वहाँ पे बैंकिंग पे, कहीं उनके कम्युनिकेशन पे साइबर हमले कर सकता है, ये भी बताया गया है, और बगैर गोली चलाए भी उसको गुलाम बना सकता है। और कई अनाम हैकर्स वहाँ हमले कर चुके हैं, लेकिन IP जो है वो चीन के पाए गए हैं। कुल मिला के ताइवान को चारों तरफ से वो अपना घेरना चाह रहा है, और ताइवान को चीन के खिलाफ कौन समर्थन दे रहा है, कौन उकसा रहा है?
जैसे कश्मीर के आतंकवादियों को पाकिस्तान हथियार सप्लाई करता है और आतंकवादी भी सप्लाई करता है। अब ये जो आए थे पहलगाम वाले, इतने दिन की जांच में भी कल परसों ही जाके किसी तरह से सरकार सिर्फ इतना पता लगा पाई है कि सारे के सारे पाकिस्तानी थे बस। खैर, अपनी रक्षा प्रतिबद्धताओं के कारण वो वहां पर अपना एक ओकिनावा बेस भी बना चुका है ताइवान के पास। जापान का है ये ओकिनावा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, नेटो के साझेदार, ये सारे लोग मिनी वर्ल्ड वॉर जैसा खतरा चीन से देख रहे हैं। अब थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, इसलिए इंटरेस्टिंग बात पे आते हैं। बात ये है कि ये चीन जो है, इसका ताइवान का रट्टा क्या है? रट्टा ये है कि चीन को ताइवान कहता है ये तो हमारा देश, हमारा हिस्सा है, किसी और का है नहीं। संयुक्त राष्ट्र में दुनिया के ज़्यादातर देश इक्का दुक्का देशों को छोड़ के बाकायदा ताइवान को चीन का अभिन्न अंग घोषित कर चुके हैं। अभिन्न अंग। जो लोग चीन का हिस्सा ताइवान को मानते हैं, जो देश, उसमें भारत भी है और अमेरिका भी है। उसके बावजूद अमेरिका कहता है हाँ, वन चाइना पॉलिसी को हम मानते हैं, इसको कहते हैं वन चाइना पॉलिसी, लेकिन ताइवान के अपने अधिकार हैं, वो डेमोक्रेटिक है, ये है वो करके वहाँ घुसा रहता है। और वहाँ पे इनकी नैन्सी पेलोसी वगैरह वगैरह चले जाती हैं। अब क्या है कि चीन को सरदर्द देने के लिए चीन के पास कोई है तो यही है। अब चीन का ये जो हिस्सा है ना, ये एक टापू है जो चीन से अलग है। जैसे हमारे अंडमान निकोबार है, ये उससे बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा है, उतना छोटा नहीं है। श्रीलंका समझ लो ऐसे, और वो ज़मीन से कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है। तो वहाँ पे जो है वो साउथ चाइना सी के बीच में है। अभी मैं नक्शा लगा दूंगा। तो वहाँ पर ये हिस्सा भी चीन का है। अब ये हिस्सा चीन का बना कैसे, इसको समझने के लिए हमको इतिहास में जाना पड़ेगा कि चीन ने यहाँ पे कब्जा कैसे कर लिया। दरअसल हुआ ये कि यहाँ पर किसी ज़माने में, दरअसल क्या है, बात है 1949 की, और वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की एक क्रांति हुई, कम्युनिस्ट क्रांति हुई, समाजवादी क्रांति हुई कम्युनिस्टों की भाषा में, जिसमें आम किसान मजदूर उठ खड़े हुए और उन्होंने जिस पार्टी की उस वक्त सरकार थी वहाँ राजशाही थी, और जो राजा की समर्थक पार्टी थी, कुछ फ्यूडल पार्टियाँ होती हैं जो यथास्थितिवादी होती हैं, राष्ट्रवादी होती हैं, दक्षिणपंथी होती हैं, सरकार की तरफ से जो सरकार राजा वाजा राजतंत्र में विश्वास रखती हैं, मजदूरों को, गरीबों को, महिलाओं को कीड़ा मकोड़ा मानती हैं। ये एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है। पेरिस कम्यून जो हुआ था उसमें ये चीज़ें सामने आई कि जो यथास्थिति वाली, व्यवस्थावादी और व्यवस्था के शोषण के समर्थन वाली और पीछे जो चला आ रहा था उसको सही मानने वाली पार्टियां होती हैं, उनको दक्षिणपंथी कहा जाता है कि वो उस वक़्त दाहिने हाथ की तरफ बैठे थे, और जो इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं, नई चीज़ें लाना चाहते हैं, समानता लाते हैं, उनको वामपंथी कहा जाता है। उसको यहाँ पे पता नहीं क्या बना दिया है। अब बीजेपी की आधी नीतियाँ वामपंथियों वाली हैं, वामपंथी भी कई बातें दक्षिणपंथी वाली करते हैं। खैर, तो इस मामले में वामपंथियों की एक क्रांति हुई। क्रांति के बाद वहाँ पर जो 1949 में चीन की जो कम्युनिस्ट क्रांति से प्रभावित होकर जो माओ है, माओ से तुंग आप जानते हैं, उन्होंने, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरी चीन को जीत लिया, इलेक्शन जीत लिया। वहाँ पे कुओमितांग पार्टी थी, KMT, उसके लोग भी थे। अब ये जो लोग थे, ये अमुक पार्टी, जैसे हमारे यहाँ पे एक, ये लोग कहते थे तुम दलित हो, किसान हो, मजदूर हो, तुम क्या हो, औकात में रहो। तो इनकी जो विचार था, इनके अंदर करप्शन भी बहुत था, इन्होंने बहुत पैसा खाया, तमाम सारा वहाँ बेईमानी की, और तो और अमेरिका से इनकी जान बचाने के लिए, इनकी राहत के लिए जो पैसा आया वो भी इस पार्टी वाले खा गए। और जब ये चुनाव जीते तो इस बीच में क्या हुआ, जापान के साथ में भी इनका तनाव हो गया, और उस युद्ध के बीच में अंदर एक तरह से गृह युद्ध वाले हालात बढ़ गए कि जहां मिले वहां पीटो इनको, KMT वालों को। तो अब इनके पास में कोई रास्ता नहीं बचा। ये कहते थे कि हम ही हैं यहाँ के राजा, हमारी ही सरकार है, ये मजदूर किसान होते कौन है। तो इनको जब खदेड़ा गया तो ये वहां से भाग गए। तो भागने के बाद क्या किया, इन्होंने चाइना छोड़ दिया। चाइना छोड़ा नहीं, चाइना में ही रहे, लेकिन एक द्वीप पे जाके बस गए। जैसे मैंने अंडमान निकोबार का नाम लिया, कोई भी एक द्वीप जो उसी देश का हिस्सा है लेकिन अलग है, ये लोग वहाँ जाके बस गए। और वहाँ पर उन्होंने कहा भैया असली चीन तो हम हैं,
और ये वाला जो चीन है, मेनलैंड चाइना जो है, ये जो बस गए उस जगह को ताइवान आज की तारीख में आप कह सकते हो। वो ताइवान नहीं कहते वो अपने आप को, वो रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, वो तो हम तो चीन है। और ये पूरा बड़ा वाला जो चीन है, ये भी हमारा चीन है, इन्होंने कब्जा कर रखा है, हमको वापस लेना है। तो जो बड़ा वाला चीन है, मेनलैंड जो चाइना है, मुख्य भूमि जो है चाइना की, उसको कहा जाता है, वहाँ की जो का नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने ताइवान में बैठ के जाके ये लोग घुस गए। अब बड़ा सवाल ये आता है कि भैया ये वहाँ बैठ गए, जब पूरी धरती से खदेड़ दिया था तो उनको वहाँ से भी खदेड़ देते। वहाँ से इसलिए नहीं खदेड़ पाए, उस दौरान इन कम्युनिस्ट पार्टी वालों के पास या उस वक्त चीन की सरकार के पास में उतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे कि इनको उस द्वीप पे जाके भी हरा देते। जापान से कन्फ्लिक्ट के बीच में बड़ी संख्या में इनको हथियार भी अमेरिका ने दे दिए थे। अमेरिका का 7वां बेड़ा भी वहाँ पे आके खड़ा हो गया था। तो चीन वालों ने कहा कि भैया ये तो अब जो है इसको छोड़ दो कुछ समय के लिए। माओ ने बड़े दिमाग लगाया, बोले इससे पंगा लेने का कोई फ़ायदा नहीं, इनको वहीं छोड़ दो उसी हाल में। तो जो ये यहाँ बस गए थे इस द्वीप पे आके, उस द्वीप को आप मान लीजिए ताइवान, जिसको वो कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान वहाँ जमा हुआ है। ताइवान कहता है ये पूरा चीन हमारा है, ये कहते हैं पूरा चीन एक है, ताइवान भी उसका हिस्सा है। अब दिक्कत ये है कि वो जो पार्टी वहाँ पर है वो ताइवान को स्वतंत्र मानती है, वहाँ पर जो चुन के आ गया है वो और भी स्वतंत्र मानता है। अमेरिका वाले बीच बीच में जाके उनको जो है हवा देते रहते हैं। अभी अमेरिका की लोकसभा अध्यक्ष, आपको याद होगा, लोकसभा कह रहा हूँ, जो उनकी नैन्सी पेलोसी, वो ताइवान गई, टंके की चोट पे गई। चीन ने कहा हम ये करेंगे, हवाई जहाज उड़ा दिया, सब कर दिया, लेकिन मानी नहीं, उन्हें छोड़ो, जाओ चले जाओ। तो अब ताइवान के ऊपर क्या है कि अमेरिका डिपेंडेंट भी बहुत हो गया है। अमेरिका उसको मजबूत बनाना चाहता था, उसको बहुत मदद की। अब वो क्या कर रहा है, वहाँ माइक्रो प्रोसेसर बना रहा है, चिप बना रहा है। हम लोग कहते हैं ना कि हम भी बनाएंगे चिप, हमारा चिप बनाने का वो वेदांता वाले अग्रवाल साहब जो है, उन्होंने पहले मुंबई में कहा कि हम बनाएंगे, यहाँ पे भारत हब बनेगा माइक्रो प्रोसेसर की। तालियां वालियां हो गया, अखबार हो गया, व्हाट्सएप सब वाहवाही हो गई, एकदम चमत्कार, अब तो भारत में बनेगी। उसके बाद में मोदी जी ने कहा तो गुजरात में जाना चाहिए। भाई ये मुंबई में कैसे, महाराष्ट्र में? फिर बोले हाँ ठीक है, वेदांता वाले अनिल अग्रवाल चचा, उन्होंने काम लगा देंगे, वो गुजरात में जाने लग गया। गुजरात में जाने लग गया, उसके बाद में वो कहने लगे कि भैया मैं पैसे नहीं लगाऊंगा, पैसे वैसे सरकार लगाए। हर चीज़ में वो पैसे सरकार से मांगने लग गए। तो सरकार ने कहा इतना पैसे देंगे तो ऑडिट पे सवाल आ जाएगा, भाई हमारी नौकरी पे आ जाएगी, सब लोग कहेंगे वेदांता वाले पे इतने मेहरबान क्यों हैं। तो वो प्रोजेक्ट ही ठप हो गया। फॉक्सकॉन के साथ वो बनाने वाले थे। तो ये माइक्रो प्रोसेसर बनाने का जो धंधा है, ये ताइवान ने अमेरिका में कर दिया खड़ा। अब दिक्कत ये हो रही है कि चाइना जो है उसके खिलाफ इसकी और अकड़ बढ़ गई है। तो इनको ये लग रहा है नाटो वालों को कि ये जो पूरा झगड़ा, अब आप समझ गए होंगे कि कहीं चाइना ये ना कहे कि अब हट जाओ यहाँ से सरकार, यहाँ पे भी हमारी लाल झंडे की सरकार चलेगी। और ताइवान वाले जो हैं वो जाहिर बात है अपने आप को स्वतंत्र देश मानते हैं। तो ऐसे कंडीशन में चाइना इसके ऊपर हमला करने की प्लानिंग बना रहा है, और वो रोज़ रोज़ ये बताने के लिए कि मेरी यहाँ ताकत है, चारों तरफ से घेर के यहाँ मैं अड्डा बना दूंगा, ये बना दूंगा, रोज़ वहाँ से फ्लाइट उजाड़ता है। और कोई भी देश अगर वहाँ साउथ चाइना सी से, जो ताइवान उनके बीच में रास्ता है, जो कॉरिडोर है आपका चीन के बीच में, वहाँ से कोई जहाज वाज निकालता है तो हड़का देता है चाइना। अभी यूके का जहाज गया था, उसने कहा हम गिरा देंगे आपके जहाज को, डुबो देंगे, ये समुद्र हमारा है, हमसे परमिशन लेके जाओगे आप। और वो समुद्र बड़ा अहम समुद्र है, जो हम अक्सर बात करते हैं। ये जो पूरा जितना भी स्वेज नहर से जो भी चीज़ें आ रही हैं चीन को जाने वाली समुद्र के मार्ग से, भारत को घूम के बांग्लादेश घूम के जब जाएंगी, और जापान अगर उनको जाना है तो वहीं से जाएंगी, उसी समुंदर से। कोरिया जाना है, दक्षिण कोरिया जाना है, उसी समंदर से जाएंगी। तो ये जो समंदर है, इस समंदर को चाइना कहता है इस पे हमारा हक है, यहाँ से निकलेगा कोई, कैसे निकल सकता है। तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट है। उस चक्कर में दक्षिण कोरिया और जापान जो है वो ताइवान को वो भी हवा देते हैं। तो ये पूरा जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस कन्फ्लिक्ट के अंदर अब नेटो को लग रहा है कि भाई हो ना हो चीन जो है वो इस पर कब्जा कर लेगा। अभी उनको जब चीन पे हमला बोलना है तो चीन के 50 वाहन उन्होंने और निकाल लिए। बोले ये तो अमेरिका जैसा काम कर रहा है। क्या कर रहा है?
बोले जैसे अमेरिका करता है, सब जगह जाके अपने अड्डे बना देता है, ये बना देता है, वो बना देता है, तो ये तो खतरनाक होता जा रहा है, इसलिए चाइना पे नजर रखनी पड़ेगी और चाइना को रोकना पड़ेगा। यानी नेटो का अगला एजेंडा चाइना है। तो चाइना कैसे रख रहा है नजर? बोले नजर रखने के साथ साथ ये तो रूस के साथ हो गया। रूस हमारा दुश्मन है। अब रूस कैसे दुश्मन है ये समझिए। नेटो के साथ रूस के दुश्मन होने का कोई लॉजिक ही नहीं था। क्यों नहीं था? पहले एक सोवियत संघ था, उसके साथ में ये ध्रुवीकरण होता था। तो सोवियत संघ ने एक अपना वारसा संधि में गैंग बनाया हुआ था कई देशों के साथ में, और इधर अमेरिका ने नेटो के साथ लगाया हुआ था और कहते थे कि हमको सोवियत संघ से खतरा है, इसलिए हमने इकट्ठे होकर यूनियन बना लिया। अब सोवियत संघ बट गया कई हिस्सों में और वो वारसा संधि को भी डिसॉल्व कर दिया रूस ने। तो अब वहां पर सामने दुश्मन नहीं है, लेकिन कह रहे कोई बात नहीं, अब भी हम तो धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, जो देश उससे अलग हुए थे उनको मिलाना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 रूस के अगल बगल के देशों को मेंबरशिप देने शुरू कर दी। यूक्रेन का पूरा बवाल इसी में हुआ है। तो जब ये नेटो ने करना शुरू कर दिया तो फिर पुतिन टेढ़ा हुआ तो उसने कहा तू मिल के देख यूक्रेन से। यूक्रेन कह रहा है मैं तो जाऊंगा, जाएगा तो ले। अब वही चल रहा है। तो इस सिचुएशन में रूस से चीन की निकटता भी इनको अखर रही है, क्योंकि ये रूस को दुश्मन मानते हैं और इनको लग रहा था कि अब तो हमने सैंक्शन लगा दिए, यूक्रेन से बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब रूस कमजोर हो जाएगा। अब ये हो नहीं रहा है। तो इनका कहना यह है कि पीछे से चीन इनको सपोर्ट करता है, भले ही हथियार नहीं भेज रहा है, लेकिन डुअल यूज टेक्नोलॉजी, चिप्स, मशीनें और ड्रोन पार्ट्स भेज दे रहा है, जिससे वो बना ले रहा है। और ये अपने आप में रूस का जो हमारा मेन दुश्मन है वो लंबी लड़ाई लड़ पा रहा है इनके चक्कर में। एक तो चीन से दिक्कत यह है, दूसरा जो इंडो पैसिफिक इलाका है, भारत प्रशांत क्षेत्र, उसमें चीन की जो दखलंदाजी बढ़ती जा रही है। ताइवान पर हमला होने की आशंका तो है ही, इसके साथ साथ उसने साइबर और परमाणु विस्तार भी कर लिया है। काफ़ी परमाणु हथियार है उसके पास और साइबर ताकत है, ये भी एक डर है। और दूसरा, अंटार्कटिक में चीन की घुसपैठ हो गई है। वैज्ञानिक स्टेशन, शिपिंग कॉरिडोर और इसके नाम पे उसने भविष्य की सैन्य मौजूदगी सुनिश्चित कर ली है। आपको पता है कि हमारे आसपास भी श्रीलंका में बैठ गया, हम्बनटोटा में, मालदीव के पास भी उसने दोस्ती कर ली है। उसको बहुत देने लगा, मोदी जी ने मालदीव से पंगा लिया और कट से वहाँ चला गया। नेपाल से पंगा लिया इन्होंने, वो भी चला गया। और पाकिस्तान के साथ में जब बातचीत, दोस्ती सब कुछ ख़त्म कर दी तो आंखों की शर्म भी नहीं रह गई, तो वो भी चला गया। बांग्लादेश वहाँ डांस ही कर रहा है इसके साथ में। तो क्या हो रहा है कि इससे जो है, इसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर वो काम कर रहे हैं, नॉर्दर्न सी रूट डेवलप कर रहे हैं रूस और ये मिलके। इसके अलावा पाकिस्तान के यहाँ से ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भविष्य का सैनिक पोर्ट भी हो सकता है, मल्टी यूज पोर्ट, यानी जो वहाँ पर जो बंदरगाह बनेगा वो सैनिक इस्तेमाल में भी चीन के आ सकता है, कि सेना पाकिस्तान के अंदर से चीन की आए, वहाँ से सामान और सीधे समंदर पहुँच जाए, रेल में रख के या जैसे भी लाना है। ये सारी नीति हैं और इनके कारण जो है इनको बड़ा डर लग रहा है। डर ये लग रहा है कि अब ये भैया धीरे धीरे करके दुनिया में छाए जा रहा है। कुल मिला के अब जो नई घमासान होने वाली है वो होने वाली है चीन के साथ में। अब उसके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे बहाने बहाने से, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, उसका स्विफ्ट से एक्सेस रोक देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ये जान लो कि जिस दुकान से आपका दाना पानी आ रहा है उस दुकान का बहिष्कार करोगे तो भूखे ही मरोगे। आप अपने खेत में, गांव में किसी को खेती नहीं करने दोगे तो राशन आपके घर पे नहीं आएगा। चीन अमेरिका की फैक्ट्री है और अमेरिका का एक दिन चीन के बगैर काम नहीं चल सकता है। उसके बावजूद ये नेटो वाले बार बार उससे पंगा लेने में जा रहे हैं। तो कुल मिला के वो क्या करते हैं, किसकी गलती है, क्या है, आपको पूरा इतिहास भूगोल मैंने समझा दिया है। लेकिन निचोड़ की बात यह है कि एक नया बवाल, एक नया सियापा आके हम सबके सिर पे खड़ा हो गया है। उम्मीद करता हूँ सरल और आम फहम भाषा में आप इस पूरे के पूरे प्रकरण को काफ़ी शिद्दत के साथ समझ चुके होंगे। आप जान गए होंगे कि ये विवाद क्यों बढ़ रहा है। आप जान गए होंगे नेटो की प्रवृत्ति क्या है। आप जान गए होंगे कि दक्षिणी चीन महासागर में विवाद क्या है। आप ये भी जान गए होंगे कि ताइवान कैसे बना और चीन का ताइवान पे अधिकार, लेजिटिमेट अधिकार संयुक्त राष्ट्र के अंदर है। अमेरिका भी उसको, ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है। उसके बावजूद वहाँ पर अमेरिका कुछ खुचर खुचर करते रहना चाहता है और इन सब के पीछे बाकी चीज़ें क्या हैं वो उतनी अहम नहीं है। उससे अधिक, अत्यधिक अहम और महत्वपूर्ण है हथियारों की बिक्री के नए रास्ते खुल जाना,
अब वहाँ पर आपने देख लिया कि ये पूरा का पूरा जो तनाव हुआ मिडिल ईस्ट वाला, इसके कारण इस पूरे इलाके में लोग अपनी सारी स्ट्रेटजी को रीवर्क करेंगे। इजराइल कहेगा नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम दूसरा ख़रीदना है, आयरन डोम से काम नहीं चलेगा। ईरान कहेगा मैं कुछ और ख़रीद लूँ। ये कहेगा मेरे पास हवाई सेना बहुत ज़रूरी है, मेरे पास वायुसेना नहीं है। ईरान कहेगा, वो कहेंगे कि हमारे पास मिसाइल जो है और बढ़िया होनी चाहिए। भारत अलग सोच रहा है। तो ये सब जो है ना, एक गतिविधि शुरू होती है जो हज़ारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए के हथियार के कारोबार को बढ़ावा देती है। एक टेंशन उधर दे दिया, यूक्रेन वाला खरीद रहा है, अब इधर टेंशन दे दिया, यहाँ वाले खरीद रहे हैं। उसके बाद वो चीन को टेंशन दे देंगे वहाँ पे, तो चीन तो अपना खुद बनाता है, लेकिन ताइवान दनादन खरीदेगा, और बगल में जापान खरीदेगा, दक्षिण कोरिया है। तो कुल मिला के जापान जो है, अभी तक उसकी नीति ये थी कि वो हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन अब उसने बनाना शुरू कर दिए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने ये कहा था कि हम हथियार नहीं बनाएंगे किसी भी प्रकार के, क्योंकि हम परमाणु हमले वगैरह का शिकार हो चुके हैं। लेकिन अब उन्होंने अभी पिछले दिनों ने अपनी एक मिसाइल टेस्ट की है, पूरी नीति उन्होंने बदल दी, यानी वो भी हथियारों के ग्राहक बनने जा रहे हैं चीन के मुकाबले। और जाहिर बात है ये नीति भी उनकी क्यों बदली होगी, आप समझ सकते हैं। वो एक नया पोटेंशियल जगह है जहाँ पे हथियारों की खबर हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी समझ आई होगी और कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। अगर जानकारियाँ मिली हों तो दूसरों को भी मिलनी चाहिए, उनको फॉरवर्ड कर दें। नमस्कार, जय हिंद।